बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, अगर इस वक्त मौजूदा मंजरनामा पाकिस्तान का देखें तो एक तरफ तो अंदरूनी तौर के ऊपर मुस्तकिल मिजाजी जो है वो जो दिखाई दे रही थी, क्या वो अब भी है? उसके ऊपर क्या कोई सवालिया निशान तो नहीं है? वो इत्तेहाद जो यहाँ पे सियासी तौर पे दिखाई देता था, क्या अब वो फिर इत्तेहाद जो है वो टूटने के दर पे है? आने वाले दिनों के अंदर क्या तहारीक चलने वाली हैं? एक तरफ आवाज़ें उठ रही हैं अदम एतमाद के हवाले से, दूसरी तरफ उसकी तरदीद भी मंजर आम पे आ जाती है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म और स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाई जाएगी और मुख्तलिफ़ रहनुमाओं से मनसूब ये बयानात मंजर आम पे हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर का ये कहना है कि हमारे किसी इजलास के अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। उनके मुताबिक अब सियासी तौर के ऊपर भी सीज़ फायर होना चाहिए और उनके मुताबिक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पैरोल के ऊपर रिहाई की वो ख्वाहिश नहीं रखते और उनको मुकम्मल तौर पे रिहा करना चाहिए, केसेस का ख़ात्मा होना चाहिए। लेकिन अगर बैनुल-अक़वामी मंजरनामा देखें जिसमें पाकिस्तान का सिफारती बयानिया जो है उसको मजबूत करना है, तो उसमें एक डेलीगेशन जो तश्कील पाया है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदगी नहीं है, जिस पे कुछ सवालात भी उठ रहे हैं। लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर अपनी हुकूमत के साथ साथ आप इत्तेहादियों को बुलंदो बांग बयानिया अपनाने वाले और बैन सबूत रखने वाली समझते हैं तो ये खुशाइंद बात है। तो इसी पूरे मंजरनामे में बात करेंगे जहाँ पे मशरक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल भी है, इसराइल के ऊपर जो तसल्लुत कायम किया गया और जिस तरीके से अब बमबारी की गई, जिस पे अफसोसनाक तर्ज अमल ये है कि कैंपों के ऊपर बमबारी की गई है जहाँ पर बच्चे ज़िंदा जले हैं, जिनके मनाजिर देख के रूह कांप उठती है। क्या इस तरफ को भी तवज्जो दी जाएगी? क्या वहाँ पर भी कोई सीज़ फायर हो सकेगा? क्या वहाँ का भी मंजरनामा तब्दील हो सकेगा? और इस ज़मन के अंदर दुनिया अपना क्या किरदार अदा कर रही है, इसी बारे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आप अगर मुनासिब समझें तो बात का आगाज़ अगर इसराइल के जो इस वक्त जारहियत के अज़ाइम वाले मंजरनामे हैं उससे कर लिया जाए। क्या समझते हैं कि जारहियत पहले से ज़्यादा नहीं बढ़ी? क्या पहले से ज़्यादा दीदा दलेरी नहीं वो दिखा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी अच्छी बात आपने की यासर। आप इसराइल को बुरा क्यों कह रहे? वो तमाम ताकतें जिस वो उसकी हामी हैं वो भी। हम ये क्यों नहीं कहते कि आलम इस्लाम सो गया है? हम ये क्यों नहीं कहते कि मुसलमानों की खत्म हो गई है? हम ये क्यों नहीं कहते कि हम अरबों रुपए के तोहफे दे रहे हैं उस शख्स को जो इसराइल की हमायत कर रहा है और हम पानी की एक बोतल फलस्तीनियों को नहीं भेज रहे? हम ये क्यों नहीं कहते कि मुसलमान फैसला कर लें कि फ़लस्तीन को मदद करनी है, इसराइल को तबाह करना है? भाई वो जालिम है, वो करेगा यह सारा कुछ। क्या वो आज कर रहा है? कब से कर रहा है वो? एक बात जहन में रखिएगा, तमाम उम्मत मुसलमा एक जिस्म है, एक जिस्म की मानद है और जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ पहुंचे तो पूरे जिस्म को तकलीफ पहुंचती। लेकिन हमने इसे महसूस ही नहीं किया। हमने अपने जिस्म से गजा को निकाल के फेंक दिया है। बताएं ना मुझे, कहां गए वो मिलियन मार्च वाले? कहां गए वो सारे जमातें? कहां गए वो आलम दीन? कहां गए वो सारे पीर फकीर? फकीरों को तो मैं कुछ नहीं कहता, उन पीरों को मैं कहता हूं कहां गए, जो बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं? कहां गई दुनिया की सबसे बड़ी ताकत? कहां गई ह्यूमन राइट्स की तंजीमें? और यार हमसे अच्छी तो वो स्टूडेंट्स थी जिसने यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीर कर दी, जिसने गजा की आवाज बन गई, जिसे पता है कि इसके बाद उसका वहां पे मुस्तकबिल क्या होगा। हम जहां पे क्या हमारे मुल्क पे इसराइली ड्रोन नहीं है? हाय तो यार कुछ तो हम हिस्सा डाल दें। फिर मैं किसी और तरफ चला जाऊंगा तो दर्द होना शुरू हो जाएगा ना। वहां पर बच्चों की लाशें देखे आप कह रहे हैं
मैं तो रोजाना वहां पर जो जो चीजें जो मीडिया पे नहीं आती आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं। आप बोलते हैं इंटरनेशनल मामलात पे, मैं भी जहां तक होता देखता हूं, करता हूं, लेटर लिखते हैं। लेकिन मुझे बताएं ना, मेरे आलम इस्लाम के बड़े बड़े लीडर कहां हैं? मेरे आलम इस्लाम कुव्वतें कहां हैं? मेरी आलम इस्लाम की शख्सियात कहां है? मेरी आलम इस्लाम की वो तमाम तंजीमें कहां है जो मुसलमानों के नाम पर फंड्स इकट्ठी करती हैं, जो मुसलमानों के नाम पर बनी हुई हैं? क्या उन्हें वो जलते हुए मासूम बच्चे नजर नहीं आते? क्या उन्हें भूल गया हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या फरमाया था? क्या उन्हें भूल गया कि इक्तदार पर बैठकर, मिंबर पर बैठकर, किसी गद्दी पर बैठकर जब हम लेक्चर देंगे, जब हम वहां बैठकर अपना इक्तदार, चाहे वो गद्दी का हो, चाहे वो मिंबर का हो, चाहे वो इक्तदार का हो, हम संभालेंगे तो रोज़े महशर हमसे पूछा जाएगा कि दीन वाले, तूने दीन की तालीम देते हुए कितनी दफा यह पुकारा कि फलस्तीन में यह हो रहा है? कितनी दफा तूने पुकारा कि मासूम बच्चे मदद मांग रहे हैं? कितनी दफा तूने अपने बच्चों के रिस्क में से पैसे निकालकर, अपनी जेब में से पैसे निकालकर, अपने घर के अखराजात में से पैसे निकालकर तूने वहां भेजे? कितनी दफा तूने बाइकआउट किया? मेरे पास एक जमात के ना बड़े जुम्मेदार आए 2 दिन पहले, एक मजहबी जमात के। मुझे उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा, मैं कि आपने क्या किया गजा के लिए? मैं आप ही की तरह बड़ा गुस्से में भी था। उन्होंने कहा, जनाब हमने हुकूमत से एक मुआहदा किया। मैं कहा, उस मुआहदे के किसी शेख पे अमल हुआ? कहते जी नहीं हुआ। मैं कहा, उसके बाद आपने क्या किया? मैं कहा, मैं कभी नहीं इस हक में कोई तोड़ फोड़ कोई ऐसा काम किया जाए, कभी नहीं मैं ज़िंदगी में चाहता, लेकिन मैं जुल्म को देख नहीं सकता। मैंने भी रोज़े महशर अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होना है। मैंने भी उस बारगाह में पेश होकर कहना, मैंने उससे कहा, मैं कहा मेरा बेटा बीमार होता है तो मैं सारी रात उसके पास बैठ के आंसू बहाता हूँ, या अल्लाह इसको सेहत देना, या अल्लाह इसको लंबी उम्र देना। तो जिनके बच्चे मर गए, जिनके बच्चे उनके सामने जल गए, जिनके बच्चों की लाशों को भी नहीं पहचाना जा रहा, वो क्या सोचते होंगे? और कई ऐसे बच्चे जिनके ना माँ थी ना जिसका बाप था, जिनको यह भी नहीं पता था कि मेरी माँ और बाप कौन है, उनकी लाशें भी पड़ी। तो उस पर उसने खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन रब के हजूर तो ये खामोशी नहीं चलेगी ना, ये पकड़ आएगी सबकी। ये तमाम आलम इस्लाम के उन तमाम लोगों की पकड़ आएगी या सर, जो लोग जिनके पास कोई ना कोई जिम्मेदारी थी, जो आवाज़ बुलंद कर सकते थे लेकिन उन्होंने आवाज़ बुलंद नहीं की, जो बोल सकते थे लेकिन उन्होंने ज़ुबान को ताला लगा लिया, जिनके पास ताकत थी वो सुख की बांसुरी बजाना शुरू हो गए, जिनके पास हथियार था उन्होंने अपनों पे ही चला दिया, जिनके पास मिसाइल थे उन्होंने छुपा लिए, जिनके पास बोलने की कुव्वत थी उनकी ज़बानों को ताले लग गए, जिनको लोग घंटों घंटों बैठकर सुनना पसंद करते थे, उन लोगों ने फ़लस्तीन का लफ्ज़, गजा का लफ्ज़ अपने खाते से निकाल दिया कि यार कहीं हमें बैन ना कर दिया जाए, कहीं हम पे किसी और तरफ से कोई आ ना जाए, कहीं हमारा कोई इंटरनेशनल वीज़ा जो है वो कैंसिल ना हो जाए, कर दिया उन्होंने। लेकिन एक वीज़ा है जो जन्नत और दोज़ख का है, एक वीज़ा है जिस पे हिसाब व किताब का है, जो ताकतवर हो कमज़ोर हो सबको उससे गुजरना होगा। या सर, कोई ऐसा नहीं होगा जो जिसको उससे नहीं गुजरना पड़ेगा। तो फिर जो बोलेगा ना वो कह तो सकेगा ना, अच्छा कि आज आपने आगाज़ इससे किया, वो कह तो सकेगा ना कि या अल्लाह मेरे पास इतनी ताकत थी, मैंने बोला, मैंने बेदार करने की कोशिश की, मैंने अज़ान दी, कोई नमाज पढ़ने आता है या नहीं आता, मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, तो हमें करना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है, आज कितने दिन हो गए आपको, कोई आपने पाकिस्तान में
गज़ा के लिए कोई ऐसा जुलूस देखे हुए जिसमें यह अहद हुआ हो कि हम जिस पे छोड़ दें किसी और पे, अपनी हुकूमत पे प्रेशर डालो। लाए ना उन सहाफियों के सामने जो इसराइल गए थे, नहीं किसी के पास नाम तो मुझसे पूछ ले, मैं नाम दे दूंगा। कितने लोग आज भी उनके पेरोल पे काम करते हैं। पाकिस्तान के अंदर कितने यूट्यूब चैनल, मैं आपको ये बिल्कुल हल्फन कह रहा हूं, बड़े यूट्यूब चैनल, बड़े स्टूडियो उनके पेरोल पे चल रहे हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं। सब इस वक्त ज़्यादा दर्द की बात ये कि जो बच गए उनको भूख मार रही है और वो भाई मैं भी यही कह रहा हूं ना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़े का पता है ना? कौन सा सर? जब उन्होंने कहा था मैंने मीठा खाना है, तो घर में जो अनाज आता था उससे मीठा नहीं बनता था, इतना नहीं था। उनकी बीवी ने बचा के थोड़ा थोड़ा रखा, माँ जी ने, और एक दिन मीठा जब पेश किया, पूछा ये कहाँ से आया? तो फरमाया कि मैंने थोड़ा थोड़ा बचा के रखा। तो फरमाया जितना थोड़ा थोड़ा बचाया है, अगले दिन हुक्म फरमाया कि वो जितना थोड़ा थोड़ा बचा उतना थोड़ा थोड़ा निकाल दो, अब वो अनाज मेरे घर में भेजा करो। ये थी। आप ज़रा जाकर घरों के दस्तरखानों पर खानों की वो चीज़ें क्या करें। यहां पर तो हुक्मरानों के कुत्ते भी भूखे नहीं सोते और वहां पर भूख से मर रहे हैं। हमसे अच्छा तो चाइना है जिसके जहाज लेकर चले गए, वहां पर गया ना चाइना, वहां पे हम क्या हम तन्हाई बढ़ा दो अरकीन असम्बली की, तन्हाई बढ़ा दो वज़रा की, मराद दे दो फलां को, सब कर दो। चले मैं आज कहता हूं, हम पर लगाए टैक्स, हम पर गजा टैक्स लगाए, हर पाकिस्तानी खुशी से देने के लिए तैयार होगा, लेकिन वो गजा को पहुंचा दीजिएगा, वो गजा के बच्चों की खुराक बना दीजिएगा। गजा के बच्चों को बमबारी की खुराक मत बनाइए, गजा के बच्चों को भूख की जो खुराक है मत बनाइए। वो ठीक है ना, क्योंकि जाने यार फकीरा रोटी बंदा खा जाती है, खा गई भूख बंदे ना। वहां पे जब मैं भी देखता ना चीजें पकड़ी हुई, फिर वो बच्चा आपने एक देखा जो बर्तन पकड़े तो हंसता मुस्कुरा रहा है, वो मुस्कुरा नहीं रहा। मेरे से तो एक सर बच्चे की तस्वीर नहीं जा रही ज़हन से। कैंप के अंदर था बच्चा, 2 साल का होगा या 1.5 साल का। सर आधा इस जगह से उसकी स्कल गायब है और जला हुआ नाकाबिले शनाख्त, जिसको बमबारी के ज़रिए मारा गया, जलाया गया, वो भी दहशतगर्द था। इन सब के कातिल ना हम लोग हैं, इसराइल कातिल नहीं है। इसके कातिल वो हैं जो इस तमाशे को देख रहे हैं, इसके कातिल वो हैं जो इस कत्लेआम को होता देखकर सिर्फ रक्स की महफिलें सजा रहे हैं। इसके कातिल वो हैं जो ये सब देखकर कुछ नहीं कर रहे, इख्तियार होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर रहे, सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर रहे, कुरान मजीद पढ़ लेने के बावजूद भी कुछ नहीं कर रहे, अहादीस याद करने के बावजूद भी कुछ नहीं कर रहे। हम सब इसके जिम्मेदार हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। और ये ऐसी जिम्मेदारी है कि जिसका पूछा जाएगा। ये उंगली इस्तेमाल जहां होगी होगा ना हिसाब इसका, ये आंख जहां इस्तेमाल होगी होगा ना हिसाब, ये जुबान जहां इस्तेमाल होगी होगा ना हिसाब, निकले हुए एक एक लफ्ज़ का हिसाब होगा, हाथ चलाए हुए एक एक उंगली का हिसाब होगा। तो किस तरह हो सकता है कि जबर जुल्म ज्यादती इसको देखते रहे और हम कुछ कहे भी ना। हम लड़ नहीं सकते तो बोले भी ना, कुछ दे नहीं सकते तो उसको दे दें जो कत्ल कर रहा है, कातिल को औजार दे दें, कातिल को कत्ल करने के लिए खंजर दे दें, कातिल को मारने के लिए पिस्टल दे दें, कातिल को पिस्टल खरीदने के लिए पैसे दे दें, कातिल को कत्ल गाहों में
बम बिठाने के लिए सब कुछ दे दें, कातल को आराम करने के लिए बड़े बड़े जहाज दे दें, और हम फिर कहें कि मैं हूं मुसलमान। जिसने अपने मफादात के तहत अपनी कुव्वत गोयाई खुद ही सल्ब कर ली है, बीनाई जो है उससे आंखें मूंद ली हैं, और समातें जो हैं वो किसी और तरफ को मतवज्जे कर ली हैं, हाथ जो हैं उन्हें जंजीरों की मानंद बांध लिया, और पाँव जो हैं उनमें बेड़ियाँ पहन ली हैं, सिर्फ इस वजह से कि अपने मफादात हैं। तो याद रखिए कि इन्हीं मफा के तहत बरोज़े महशर जब हिसाब देना होगा तो हिसाब देने के लिए आपके अपने अजसाम जो हैं वो कांपते हुए दिखाई देंगे, लेकिन उस वक्त इस मामले पे बख्शिश होती दिखाई नहीं देगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पाकिस्तानी मंजरनामे में बात करेंगे, कहीं नहीं जाएगा स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामा पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को अगर देखिए, बैनुल अक़वामी जो वफ़द तश्कील दिया गया है भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में, आलमी सिफारती मुहिम के लिए बिलावल भुट्टो की क़यादत में आला सतह के वफ़द की तश्कील, उसमें कौन कौन सी जमातों के अफराद मौजूद हैं। दूसरी बात ये कि जहाँ पे बात हो रही है एक तरफ करारदाद लाने की, अदम एतमाद की, और दूसरी तरफ उसकी तरदीदें मंजर आम पे आ रही हैं, तो मुस्तकबिल की सियासत जो है वो किस समत को गामज़न है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बुचर साहब ने। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक साहब, सबसे पहले तो ये आलमी सिफारती मुहिम के हवाले से बात करें तो इस नुमाइंदगी पे मुतमईन सर बिलावल भुट्टो के अलावा कौन लोग हैं जी? सर ये तो आप बताएंगे। मैं वही पूछ रहा हूँ कि बात ये है सर, असल में मैं अब कर्ज करता हूँ, राना साहब भी बैठे हैं सर, इनकी बात क्या मैटर करेगी? 15 दिन जंग लगी रही है, 15 दिन, यानी जंगी माहौल, हिंदुस्तान की जो खबासत थी और उसका जो एक जहनियत है मोदी की। अब बेचारा बिलावल भुट्टो या उसके साथ जो 3rd 4th टियर के लोग हैं, देखें बात ये नहीं है, बात ये है कि मेरी लीडरशिप अगर नहीं बोलेगी तो मेरी आवाज कौन सुनेगा? ये मेरिट की बात है। वो तो अब ये जाएंगे, अब हुकूमती खर्चे करेंगे, लल्ले तल्ले उड़ा के वापस आ जाएंगे, इनकी किसने सुननी है? सर चाहिए तो ये था कि हमारे खिलाफ इंडिया ने पहलगाम का जो हमारे ऊपर एक इल्जाम लगाया, सबसे पहले उसने हमारा पानी बंद किया, और 1948 से लेके अगर आप तारीख उठा के देखें तो 56 तक या 55, जब भी ये इंटर ट्रीटी वाटर जो हमारा अपना सिंध तास मुआहदा जो हमारा एग्रीमेंट ये हुआ है, ये 55 या 56 में हुआ है। उस वक्त तक हमारी कश्मीर की वजह भी थी, लेकिन इस वजह से भी हिंदुस्तान के साथ कशीदगी पैदा होती थी। उन्होंने मगरबी दरियाओं का पानी हमें दिया, मशरकी दरियाओं का पानी उन्होंने ऊपर से अपने लिए रखा, ज़ाहिर है वो आते हमारी तरफ थे। तो सर बात ये है कि ये खामोश रहे, फिर उन्होंने रात के अंधेरे में जी उन्होंने टारगेट हमला किया, हमला हो गया, ये खामोश रहे। देखिए तमाम काम जो भी है, इख्तलाफ है, अंदरूनी इख्तलाफ है, जो कुछ है, सर मुसल्लह अफवाज ने खुद इनिशिएटिव लिया है और डायरेक्ट अवाम उनके साथ हुई है। तो मेरा तो ये ख्याल है यासिर भाई के सीधी और सच्ची बात है कि ये सिवाय अवाम के पैसे के ज़िया की और कुछ भी नहीं है। जब आपकी लीडरशिप ही नहीं बोलेगी, देखिए हम मुतहर्रिक हुए, हैसियत पाकिस्तानी मेरा पहले दिन से ये एक क्लेम था कि इस मामले पे न सियासत होनी चाहिए, न पॉइंट स्कोरिंग होनी चाहिए। दूसरे दिन इमरान खान का ट्वीट आया, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी हुई साथ, सीसा पिलाई दीवार की तरह वफाज के साथ खड़ी हुई। और उसके बाद अगली बात सर मैं आपको ये बताऊं कि हमारी आवाज़ पूरी दुनिया में कब पहुंची? हमारी आवाज़ उस वक्त पहुंची जब सोशल मीडिया से फायरवॉल हटा। इट्स मीन के फायरवॉल तो लगा हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, जब फायरवॉल हटा तो पूरी दुनिया को जब पता चला तो डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितना भी मजबूत था इंडिया का, उसको हमारे डिजिटल मीडिया ने मात दी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मात दी। आप लोगों ने देखिए जो चैनल से उन्होंने दिन रात अपना किरदार अदा किया, जितने भी चैनल से, इन्होंने क्या किया मुझे ये तो बताएं। इनके मुंह से एक मुजम्मत मोदी के लिए निकली? सर देखिए उस वक्त के अगर आप वो एजाज अहमद साहब हैं, सेक्रेटरी खारजा थे, उनकी बात सुने जब मोदी आया तो उसके तो इल्म ही भी नहीं था कि मोदी पाकिस्तान आ रहा है या नहीं आ रहा।
प्राइम मिनिस्टर हाउस डायरेक्ट था उस वक्त उनके साथ। सर बात ये नहीं है, बात ये कि ये क्यों, ये 15वीं 16वीं सदी तो है नहीं कि आप बेवकूफ बनाएंगे लोगों को। अब ये वफ्द जो जा रहा है किस लिए जा रहा है? जब ना जरदारी बोले, ना नवाज शरीफ बोले, ना शहबाज शरीफ बोले, या ना मरियम नवाज बोले, तो वफ्द क्या करेगा? मुझे ये बता दें। अच्छा मलिक साहब, पूरी कौम पहली दफ़ा अवाम कौम बन गई, अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी हो गई, बल्कि साथ खड़ी हो गई। खुदा ना करे भारत दोबारा ऐसी नाजेबा हरकत करता है तो फिर कौम इसी तरह खड़ी होगी। ये सारा कुछ नज़र भी आ जाएगा। हम हमेशा अपने इख्तलाफात को ख़त्म कर देते हैं और पाकिस्तान के लिए एक हो जाते हैं। इस सारे मामले के बाद कोई हुकूमती सतह पर जो वज़ीर आज़म ने कहा था कि हम तहरीक इंसाफ से रब्ता रखेंगे ताकि ये यकजहती कायम व दायम रहे, क्या ये यकजहती कायम व दायम रखने के लिए कोई रब्ता हुआ या नहीं? राना साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी जो ये बात है कि अगर हिंदुस्तान ने दोबारा कोशिश की, जो कि लग रहा है कि अपनी खिफत वो मिटाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा है, मैंने हर जगह पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान अभी ये जंग ख़त्म नहीं हुई, जो उसको हजीमत और जिस शर्मिंदगी और जिस तरह बुरी तरह से उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा है, वो पूरी दुनिया में इस वक्त उसका डिमोरलाइज हो गया है। एक दफ़ा वो अपनी जहनियत मुदी दिखाएगा, उसके लिए सर देखें बात है सीधी, कौम भी खड़ी होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी अफवाज के साथ सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़ी हो। और ये मैं कैटेगोरिकली ये मैं बात ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ अगर हिंदुस्तान ने दोबारा इस किस्म की हरकत की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी होगी। अब आ जाते हैं सर आपके दूसरे पोर्शन की तरफ, क्वेश्चन की। देखिए, वजीर आजम जो है या वजीर आला है, इनके जहन पे खौफ छाया हुआ है इमरान खान का। ये समझते हैं कि हमारी बचत इसी में है कि खुदा न खास्ता अल्लाह न करे इमरान खान सारी उम्र जेल में रहे। ये तो हो नहीं सकता। अल्लाह की ज़ात एक फैसले ये कर रहे हैं, एक फैसले अल्लाह की ज़ात कर रही है। मियाँ बीवी जेल में है, दोनों पे जो मुकदमात हैं बोगस मुकदमात हैं, कोई मुकदमात का वजूद नहीं है। तोशा खाना का आपको पता है, तोशा खाना जिस तरीके से तोशा खाना का ड्रॉप सीन हो रहा है, यानी मियाँ शहबाज शरीफ कह रहा है कि मैं इस पैसे से दानिश स्कूलों को पैसा दूंगा, ये बड़ा अच्छे काम पे लगेगा। इट्स मीन कि वो पैसा उनके पास है। मलीर में ज़मीन के बदले जरदारी ने रिश्वत के तौर पे मियां मलिक रियाद और जरदारी का एक एग्रीमेंट हुआ, मलीर में उसने ज़मीन दी। ये सारी दुनिया को पता है, मैं उसमें लंबा नहीं जाना चाहता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सर वो कभी भी बातचीत उस लेवल पे नहीं करेंगे जिस लेवल पे खान साहब के मुकदमात के बारे में उनको कोई इंसाफ पे फैसला करना पड़े। जब भी लोगों में इज़्तिराब बढ़ता है, लोगों में ये होता है कि यार ये ज्यादतियाँ कर रहे हैं, देखिए किस तरह मैं मानूं कि ये सच्चे हैं। उस दिन मैं साथ था, ये पूरी ट्रैफिक ब्लॉक कर देते हैं। जुमेरात वाले दिन जो था लास्ट थर्सडे को नहीं मिलने दिया गया, मंगल को उनकी बहनों को घंटे के बाद यानी धूप में पूरी दुनिया खड़ी रही। जिस दिन उधर बमबारी हो रही थी, ये हमारे MNAs को मार रहे थे, सरदार हामिद रजा, मलिक आमिर डोगर, शायद खटक वगैरह सबको ये उधर से इनकी पुलिस मार रही थी। अच्छा, हमारी रैलियां निकली, उन्होंने रैलियों पे पर्चे दे दिए जो फौज के हक में निकली, उन पे FIRs हमारे पास हैं, घरों पे छापे लग रहे हैं। अब खुद देख ले, ये डॉक्टर यास्मीन राशिद से इन्होंने क्या अब करना है। 70-80 साल की बुजुर्ग औरत है। हमारे वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब को दिल की तकलीफ हुई है, वो PICU में कल के आए हुए हैं। अब ये और क्या चाहते हैं सर? ये इनका ढोंग है। उसकी वजह ये है कि जमहूरी हुकूमत के पीछे मॉरल सपोर्ट होती है अवाम की। इनके पीछे तो राणा साहब एक बंदा नहीं है। अब जो फौज और अवाम का मसला बना है सर, ये बेशक 100 बात करते रहे, फौज और अवाम डायरेक्ट आपस में हुए हैं। अवाम जो है, जो कौम है, जिस तरह आपने फरमाया कि कौम की अवाम की बजाय कौम बन चुकी है, अपनी अफवाज के साथ वो डायरेक्ट खड़ी हुई है। हर बंदा अपनी अफवाज के साथ खड़ा हुआ है। इनका किरदार मुझे बता दें, मैं पहले यासिर साहब की बात का जवाब दे चुका हूँ, इनके मुंह से तो कोई बात ही नहीं निकली। ये तो कहते हैं डिजाइन जंग की थी,
मियां नवाज शरीफ ने, तो फिर मियां नवाज शरीफ को आके विक्ट्री स्पीच करनी चाहिए थी। इनके लिए तो यही इशारा काफी है। मलिक साहब उसकी तौजीह तो उन्होंने ये बयान की कि अगर वो आ जाते तो फिर वजीर आजम और वजीर आला का कद क्या रहता। हाँ जी, इसीलिए उन्होंने किसी ने भी बात नहीं की। इन्होंने बहुत अच्छी तौजीह है कि अगर नवाज शरीफ बात करते तो इनका काज, ठीक है वो जंग डिजाइन कर रहे हैं, वो GF थंडर जो है वो मियां साहब ने बनाया था। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि वो फिर इत्तेफाक फाउंड्री में, यानी इत्तेफाक फाउंड्री में बना है। यानी इस किस्म की अक्ल से आ रही बातें करने से, सर मुझे ये बताएं, आप हिंदुस्तान के खिलाफ, सर बात ये है हिंदुस्तान के खिलाफ अगर इनका कुछ अकल होता, ये सारे आईनी योद्धे जो लेकिन जो है पाकिस्तान के नाम की वजह से कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो इकट्ठे बैठ के ताबड़तोड़ हमले ये करते हैं, तो क्या ये हिंदुस्तान के खिलाफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, इनके चीफ मिनिस्टर्स, इनके चेयरमैन सेनेट, इनके सारे गवर्नर्स इकट्ठे बैठ के यकजहती का ऐलान नहीं कर सकते थे? मुझे बताएं 15 दिनों में ऐसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको नजर आई? पहले दिन DGI-SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनको साथ बिठाया गया, बाद में उन्होंने साथ भी उन्होंने नहीं बिठाया कि इनको बिठा के हमने क्या करना है। और मैं एक बात आपको बता दूं, मेरी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं ऑब्जर्वेशन पे ये बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की फौज हिंदुस्तान के नाम पे वो कंप्रोमाइज कभी नहीं करेगी पाकिस्तान की सालमियत पे, मैं ये बता दूं। इनका किरदार अफवाज पाकिस्तान को याद रहेगा जो इन्होंने इन 15 दिनों में इन तीनों ने किया है। सर अच्छा ये पंजाब हाउस में सॉरी KPK हाउस में मीटिंग में सारे गिले शिकवे दूर हो गए जी? मीटिंग अपना KPK हाउस सर? हाँ जी, इस्लामाबाद आप भी थे? हाँ जी, आप भी तो उस मीटिंग बड़ी रात गए तक मीटिंग जारी रही। राना साहब वो मीटिंग कोई, उस मीटिंग को हाइप दी जा रही है, एक्चुअली खान साहब के केसेस की ब्रीफिंग की मीटिंग थी वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई अल्लाह माफ करे उसमें कोई ऐसी बात होती कि जिसको हम ये, वो खान साहब के केसेस, खान साहब के 2 मेन जो केस हैं, एक हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब हैं और एक सलमान सफदर साहब हैं, उन्होंने ब्रीफिंग दी है कि खान साहब के केसेस किस स्टेज पे पहुंचे हैं। बाकी चीज़ें डेफिनेटली जब आपकी लीडरशिप बैठती है, चीज़ें साथ साथ चलती हैं, वो चीज़ें हैं इंशाअल्लाह ताला, वो उसका जो टाइम आता जाएगा तो पता चलता जाएगा। लेकिन ऐसी ना ही कोई ऐसी वहाँ पे कोई तलखियाँ दूर करने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, ना ही कोई ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसके लिए मीटिंग बुलाई गई। वो मीटिंग थी कि खान साहब के केसेस की इस वक्त लेटेस्ट पोजीशन या स्टेटस क्या है, क्योंकि एक बंदा है उस पर 300 के करीब केसेस हैं। अब दिमाग भी चकरा जाता है कि बंदा को पूछे क्या उस केस में क्या बना, उसमें क्या बना। 2 जो मेन हमारे लॉयर हैं वो सलमान सफदर साहब हैं और सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल भी हैं हमारे, तो वो इस सिलसिले में मीटिंग थी। तो बाकी चीजें तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं राणा साहब, आप हमारे से वैसे ही पूछते हैं जी, इस तरह होता है ना बंदे नूं छेड़न टोल कितने पानी चे गल्ला सारियां दा तुहानू पता है राणा साहब। मैं कुछ और पूछना चाहता था, आप नहीं बताना चाहते, चले आपकी मजबूरी है। मलिक साहब ये बताइए कि कुछ आवाज़ें उठी तहरीक अदम एतमाद लाने की, पहले तो ये बताइए ये आवाज़ें उठी कहाँ से? स्पीकर के खिलाफ, स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ, स्पीकर और वज़ीर आज़म दोनों के खिलाफ। सर स्पीकर का तो मुझे पता है पार्टी में बातचीत चल रही थी, वज़ीर आज़म के बारे में अभी मुझे पता नहीं है। मैं अगर कोई है भी सही तो मेरे इल्म में नहीं है। स्पीकर के मतलब तो पार्टी में ये आरा चल रही है कि जिस तरह हमारे MNAs कहते हैं कि उनका जो बिहेवियर है वो जानिबदाराना है, वो कोई बात जो है ना सुनते हैं, अपना माइक्स को ब्लॉक किया हुआ होता है उन्होंने। अब देखा ना जी, अपोजिशन के पास क्या होता है, अपोजिशन के पास तो यही होता है कि आप फ्लोर पे जाके अपने मुद्दा बयान करें और गवर्नमेंट सुने। और मैं पहली गवर्नमेंट है जो अपोजिशन की बात सुनने की बजाय एहतजाज करना शुरू कर देती है। मुझे तो ये समझ नहीं आती। यानी गवर्नमेंट का काम है कि अपोजिशन की सख्त से सख्त बात को सुने और सुन के उसको इस तरह रिएक्ट करे कि बात ही नहीं थी। ये मैंने पहली गवर्नमेंट देखी है जो वॉकआउट भी अपोजिशन के रवैये के खिलाफ करती है और रिएक्ट भी करती है। अच्छा ये तो कल आप जा रहे हैं अडयाला और कल सुना है कि काफ़ी MPA, MNA, सेनेटर्स सारे वहाँ पहुँच रहे हैं।
जी नहीं, अडयाला नहीं जी, खान साहब की कोई डेट हुई तो शायद उधर का कोई प्लान है, खान साहब की जब तारीख होगी ना जी, लाहौर हाई कोर्ट में हो या उधर, कल तो खान साहब की जो फैमिली का डे है, तो मुझे भी उन्होंने जो कि बुलाया हुआ है तो मैं जाऊंगा, अदरवाइज तमाम MPs MNAs के लिए कल का नहीं सर। अच्छा, मलिक अहमद खान साहब, बानिए PTI की जो बहनें हैं वो उनकी रिहाई के लिए तहरीक चलाना चाह रही हैं, ख़बर ये है, और सुनने में ये है कि उस तहरीक को अली अमीन गंडापुर साहब भी लीड करेंगे, ऐसी कोई सच्चाई है? सर मैं अब आपको एक बात बताऊँ सर, पहली बात तो ये है कि जब से ये सारा वाक़या हुआ है, खान साहब की बहनें अपने भाई की जेन्युइन तरीके से एक गैर सियासी अंदाज से वो अपनी कोशिश कर रही हैं, मिलती हैं, जाके वकला से मिलती हैं, कोई पैगाम हो तो बाहर लेके आती हैं। अब सर अगर वो तहरीक चलाएं और पार्टी डेफिनेटली खान साहब की फैमिली है, खान साहब की बीवी भी अंदर है, बाहर ये बहनें हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई कबात है, लेकिन बाज़ाब्ता तहरीक का कोई ऐसा ऐलान या कोई ऐसी बात पार्टी में भी नहीं हुई। ये ज़रूर है कि खान साहब की तारीखों पे जाना चाहिए, खान साहब की जब तारीखें हों, हमें डेफिनेटली हमें वोट मिला है इमरान खान की रिहाई का, एक सिंगल एजेंडे पे वोट मिला है, और उसमें यासिर भाई कतन कोई ऐसी बात नहीं है कि कौन लीड करेगा कौन लीड नहीं करेगा, तहरीक चलेगी कब चलेगी। ये ज़रूर है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम तर, यानी अब आप मुझे ये बता दें इससे ज़्यादा और क्या है कि खुद DGI SPR ये बात को एडमिट कर रहे हैं कि सोशल मीडिया ने फ्रंट पे खेला है, फ्रंट पे लड़े हैं। अब वो सोशल मीडिया यासिर भाई ये कहते रहे, ये सारा कुछ कहते रहे, सोशल मीडिया उस वक्त चला है जब फायर वॉल हटी है। आप टेक्निकल तौर पे जानते हैं कि फायर वॉल किस पे लगी हुई थी, फायर वॉल तो हमारे ऊपर ही लगी हुई थी, उनके अपने अकाउंट्स में तो नहीं थी ना जी। तो बात ये है कि अब मैं ये समझता हूँ कि सब हरबे अदालत ने 26th अमेंडमेंट के बाद अदालतों के पास कुछ नहीं बचा, और बड़े अफसोस के साथ मैं बड़े ये एक अदालत होती है जिसपे एक पुरानी कहावत है कि मैं तेनू कोर्ट तक लेके जाऊंगा, अदालत लेके जाऊंगा, यानी अदालत का एक इतना डर होता था कि कोई बंदा आम हालात में भी कहता था कि मैं तेनू अदालत लेके जाऊंगा। तो अक्सर अदालतों का हाल है, आप देख रहे हैं मलिक साहब। ये तो मेरा नहीं क्या मलिक साहब बताइए, मेरे पास जो इतला है कि खान साहब 1 या 2 दिन में कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। सर खान साहब कोई ना कोई ऐलान तो करेंगे, आपके पास इत्तला किसी हद तक ठीक होगी। नहीं मेरे पास इत्तला है, मैं आपसे पूछूं, आप अपोजिशन लीडर हैं, मुझे तो वैसे ही उड़ते उड़ते आपकी बात देखिए, 1-2 दिन की तो मैं अब ये मैं टाइम लिमिट तो नहीं कह सकता, लेकिन जल्दी बड़ा ऐलान होगा खान साहब की तरफ से। तो आपकी बात दुरुस्त है। तो उस पे फिर हम ये समझें कि आपने वापस उस अलायंस की तश्कील पे जाना है, या फिर अब सारी बातें जो हैं वो इनफरादी तौर पे ही आगे देखने को मिलेंगी? अलायंस कौन सा अलायंस जो आप ग्रैंड अलायंस के लिए तगोदो कर रहे थे? हाँ देखिए सर, ग्रैंड अलायंस तो हमारा, अब देखें अचकजई साहब हैं, अल्लामा नासिर अब्बास साहब हैं, मैंगल साहब हैं, ये सारे लोग साथ हैं। देखिए ग्रैंड अलायंस साथ साथ चल रहे हैं। मैं पहले भी आपको किसी प्रोग्राम की वसातत से यह शायद आपको याद हो, मैं ये बात कर चुका हूँ कि ग्रैंड अलायंस हमारा एक आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पे चल रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंडिविजुअल तहरीक है। अब ग्रैंड अलायंस हमारे साथ उस प्लेटफॉर्म पे आएगा तो जी बिस्मिल्लाह, वो आए, हम तो हमारी तो कुव्वत बढ़ेगी। अगर वो ये कहेंगे कि हम इस मामले में आपके साथ पैरेलल चल सकते हैं, दरमियान इसमें शामिल नहीं हो सकते, तो हम किसी को भी अपने धरने में या अपने एजिटेशन में या किसी को हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे साथ आएँ और इस्तेमाल हो। तो वो तो हमारा है। ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म से हमने जो जलसे करने हैं वो उन्होंने अरेंज किए हुए हैं, वो कर रहे हैं। कोई पेशावर में भी कर रहे हैं। अब APC हमारी लाहौर में हो रही थी, जंग की वजह से वो हमने मुलतवी कर दी, चूँकि मुल्क के हालात नहीं थे इस किस्म के, क्योंकि उसी रात हमला किया इंडिया ने, जब उस अगले दिन हमारी APC होनी थी लाहौर में, बल्कि हमें वो मकामी होटल जो थे उन्होंने हाल देने से भी इनकार कर दिए थे, आपको भी शायद दिल में होगा। तो वो तो ग्रैंड अलायंसेस तो यासिर साहब हैं ही, वो तो चल रहे हैं और चल रहे हैं, उनकी 2 डेट्स भी फाइनल हो रही हैं।
लेकिन ये जो राना साहब कह रहे हैं बड़ा ऐलान, ये बड़ा ऐलान किसी और तरह से, बड़ा ऐलान जो है वो किसी और तर्ज पे होगा। देखिए कि मुस्तकबिल में पीटीआई की जो सियासत है वो किस तरफ को रवाना होती है। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान बचर साहब से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे, बिलखुसूस बैनुल अक़वामी मंजरनामे पे और अंदरूनी सियासत पे। एजाज़ुल हक साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामे में बात करेंगे और पाकिस्तानी सियासत किस तरफ को रवां दवां है और अभी जो चहमगोइयाँ जारी हैं उसमें हक़ाइक़ कितने हैं। और अगर देखा जाए ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए तो वो जो बातें इस वक्त गुफ्तो शुनीद तहरीक अदम एतमाद के हवाले से या फिर पॉलिटिकल सीज़ फायर के हवाले से या किसी पैरोल पे रिहाई के हवाले से या मुस्तकिल रिहाई के हवाले से जो बातें हैं, क्या वो अनकरीब जो है वो पाया तकमील तक पहुँचती दिखाई देती हैं। और बैनुल अक़वामी सतह पे जो सिफारती महाज है वहाँ पे जो एक टीम तश्कील दी गई, जो डेलीगेशन तश्कील दिया गया तकरीबन 8 रुकनी, उसके नताइज क्या निकलेंगे और ये कितना बरवक्त पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से फैसला है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया PML ज़िया के सरबराह एजाज़ुल हक साहब ने। एजाज़ुल हक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाज़ुल हक साहब, सबसे पहले तो अगर देखा जाए सिफारती मंजरनामे पे बिलावल भुट्टो की क़यादत में जो डेलीगेशन तश्कील दिया गया है, क्या समझते हैं कि पहले तो डेलीगेशन की जो हैयत है उसको देखते हुए फिर उसके अंदर जो नाम है जिसमें इना रब्बानी खर साहिबा भी हैं, तहमीना जंजुआ साहिबा भी हैं, वो लोग जो सिफारती महाज में पहले एक्टिव रहे उनको इसके अंदर शामिल करना, मुसद्दिक मलिक साहब भी इसके अंदर गालिबन मौजूद हैं, तो ये लोग कितने पुरअसर तौर के ऊपर बयानिया पाकिस्तान का जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पर रख सकते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि शशि तरूर की क़यादत में एक हिंदुस्तान ने भी अपना वफ़द जो है वो तश्कील दी है, जो बैरून मुल्क जाकर लोगों से बातचीत करेगा और उनका नुक्ता नज़र देगा। तो मैं कल उनको सुन रहा था तो बिल्कुल वन साइडेड ख़बर दे रहे थे। और बाहर के मुल्कों में ना, जिस तरह मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि जब कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान ने वो पैलेट्स इस्तेमाल किए थे, आपको पता है केमिकल पैलेट्स, और लोग अंधे हो गए थे, तो वो जब हम बाहर गए थे डेलीगेशन लेकर यूरोपियन यूनियन में और बेल्जियम की पार्लियामेंट में, किसी को इल्म नहीं था कि वहाँ पे क्या हो रहा है, और लोग बड़े मतलब परेशान हुए ये देख कर कि हिंदुस्तान कैसी एट्रोसिटीज़ और स्टेट टेररिज्म वहाँ पे कर रहा था। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी तरफ से डेलीगेशन जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जितना बाय पार्टीजन डेलीगेशन हो उतना ही बेहतर है। PTI की भी किसी अच्छी शख्सियत को जो बातचीत कर सके, जो हमारा नुक्ता नज़र बयान कर सके, उसको भी डालना चाहिए इस डेलीगेशन के अंदर, तो फिर ये मेरे ख्याल में एक मौसर किरदार अदा कर सकेगा। देखिए एजाज साहब, मेरा एक सवाल है। हम बतौर मुसलमान पाकिस्तान के साथ होने वाली ज़्यादतियाँ हम बयान कर रहे हैं, उसके लिए डेलीगेशन भेज रहे हैं। क्या अच्छा होता है इस डेलीगेशन में अगर 2 अल्फाज का इजाफा कर लिया जाता कि गज़ा में जो जुल्म हो रहा है इसके लिए भी पाकिस्तान एक सुपर ताकत है और पाकिस्तान एक मुस्लिम रियासत भी है। हम इसका जिक्र भी दुनिया में जाके करते कि उठें, इस जुल्म को भी बंद करवाएं। बहुत ही अच्छी खूबसूरत बात की आपने। मैं समझता हूँ कि इसके साथ ही उनको चाहिए कि गज़ा की बात भी इसके साथ ही रखें और दुनिया को ये भी बावर करवाएं। इस वक्त क्योंकि ये तश्कील इस वक्त दिया गया जब इंडिया पाकिस्तान एंगेज हुए हैं, तो ज़्यादा सर, लेकिन इसराइली ड्रोन हम पे गिरे हैं, इसराइल ने उनका साथ दिया, ये आपको भी पता है ना? हाँ बिल्कुल, मुझे मालूम है। सारे ड्रोन जितने थे इसराइल के बने हुए थे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इनिशिएटिव लेकर OIC की एक डेलीगेशन बनाना चाहिए, जैसा कि ये ईरान इराक जंग के दौरान था या दीगर मामलात के दौरान बना था OIC का डेलीगेशन, जो सारी दुनिया में गया, दोनों मुल्कों में गया, वहाँ जाकर उन्होंने बातचीत की। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाज़ा में जो दुनिया की तारीख़ में मेरा ख्याल है कि इतना जुल्म किसी जगह नहीं हुआ जितना कि गाज़ा के अंदर हुआ है। और अल्लाह ताला हिम्मत दे मुसलमानों को, गैरत दे, ताकि वो ये आवाज़ भी उठा सकें। अच्छा एजाज साहब, आप क्या समझते हैं कि 14 तारीख को DG मिलिट्री ऑपरेशंस का राब्ता हुआ, 18 तारीख तक का सीज़ फायर हुआ और उसके बाद राबिता नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो मौक़िफ़ अपनाया। DG मिलिट्री ने, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो अल अरबिया चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दे के कहा कि पाकिस्तान जो है वो एक तरफ़ा तौर के ऊपर सीज़ फायर की पाबंदी करेगा।
लेकिन भारत की तरफ से दोबारा राबिता ना होना और फिर ये भी सुनने में आना कि 9 जो नए जेट्स हैं वो चाहे हेरॉन के ड्रोन्स हों या फिर और फाइटर पायलट्स हों वो इजराइल से मंगवा रहा है, और इसी दौरान में जब सीज़ फायर वाला मामला है तो उसके इशारे क्या लगते हैं? देखिए, सीज़ फायर तो उन्होंने एक ज़बरदस्ती किया और उसका बैक फायर ये हुआ कि एक तो मोदी की बिल्कुल ही पॉलिटिकल शक्ल बिगड़ गई है और उसकी जो साख थी आपने देखा ना, वो कित 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 जो हो रहा था असेंबली के अंदर, तो वो ये कित कित ही हो रहा है वहाँ इंडिया के अंदर उसके बारे में। तो ये एक ऐसा शख्स है जो कि मतलब जिस तरह इसने मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया, जिस तरह इसने गुजरात बुचर ऑफ गुजरात इसको कहा गया, तो ये कुछ ना कुछ हरकत करने की कोशिश करेंगे। जो पाकिस्तान को ज़रूरी देखना चाहिए ना, वो ये है कि एक अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुक अच्छे करने चाहिए ताकि वहाँ से उनका सॉयल इस्तेमाल ना हो पाकिस्तान के खिलाफ। दूसरा, ये अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करेंगे, अब दोबारा कोशिश करेंगे बलूचिस्तान के अंदर गड़बड़ करवाने की। इसी तरह से यहाँ पर भी जो टीटीपी वगैरह है इनको उकसाने की कोशिश करेंगे, पैसे देंगे उनको, कहेंगे कि जाकर वहाँ। तो इस चीज़ में पाकिस्तान को बहुत ही होशियार रहना पड़ेगा और बराह रास्त मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान इतनी हिम्मत करेगा, और अल्लाह ना करे कि बराह रास्त हो, क्योंकि ये बात जहाँ रुक गई है वो बहुत अच्छा हुआ। ये आगे बहुत बढ़ सकती थी ये बात, क्योंकि मिसाइल जिस तरह उन्होंने मारे थे, जिस तरह हमने जवाब दिया, और ये बात अगर बढ़ जाती तो फिर वो मिसाइल प्लस भी हो सकता था। अच्छा एजाज साहब, चूँकि आप एक फ़ौजी घराने से भी तल्लक रखते हैं और आपकी बड़ी गहरी नज़र है और आपने बहुत से मार्के भी देखे हैं, ये मुझे ना, चूँकि मैं ना समझ सा आदमी हूँ, मैं समझना चाहता हूँ आपसे, ये पूरा डिज़ाइन मियाँ नवाज शरीफ साहब कर रहे थे और ये डिज़ाइन क्या इस्लामाबाद में बैठ के कर रहे थे, क्या हो रहा था, हदायत दे रहे थे वो? ये देखें, ये किस किस्म की हरकत बातें, यानी मुझे शर्मिंदगी हो रही थी जब मैं सुन रहा था। हालांकि मुझे बड़ी खुशी होती है अगर वो इस बारे में करते, हिम्मत करते और कदम आगे बढ़ाते, लेकिन इसमें हमारे जो कुछ अदारे पहले इतना अच्छा हरकत में नहीं थे वो हरकत में आए हैं। फॉरेन मिनिस्टर ख़ास तौर पे सागडार ने कोई 70 लोगों से डिफरेंट ममालिक के अंदर गुफ्तगू की। इसी तरह से DGISPR ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और देखें, जंग ख़त्म होने के बाद, जीतने के बाद तो हर कोई मार्का मारने की कोशिश करता है ना, लेकिन पहले जिस तरह के PTI की तरफ से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का बयान आया था कि तेल होगा तो टैंक चलेंगे, तेल होगा तो मिसाइल चलेंगे, कम से कम अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है पाकिस्तान में, हम जितना शुक्र अदा कर सकें कम है। अच्छा एजाज साहब, अगर देखा जाए तो इसमें ख़ित्ते की जो बदलती सूरत हाल है, अफ़गानिस्तान के डेलीगेशन भारत के अंदर जाना, उसके असरात क्या देखते हैं, और फिर ये जो एक नेक्सस भारत का इजराइल के साथ बन रहा है उसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखिए, वो पूरी कोशिश करेगा क्योंकि इजराइल बहुत परेशान, और आप शुरू से देखें 1948 की पहली तकरीर उठा के देखें, उन्होंने किसी और को अपना दुश्मन करार नहीं दिया, पाकिस्तान को अपना दुश्मन करार दिया, और पाकिस्तान से ही खौफजदा है, पाकिस्तान से ही जान निकलती है। और अब तो अबाबील आ गए, इन अबाबीलों से तो मेरा ख्याल है कि सारी दुनिया की नज़रें जो हैं इस पर लगी नहीं है कि ये क्या चीज़ बना ली है पाकिस्तान ने। दूसरा, जितना मर्जी नेक्सस बने हिंदुस्तान इसराइल का, जो नेक्सस अल्लाह ताला ने एक नेचुरल बना दिया चाइना पाकिस्तान का, उसका तोड़ नहीं है। और इंशाल्लाह इसके अंदर रशिया भी आएगा, इसके अंदर दीगर ममालिक भी आएंगे जो हमारे रीजन के हैं, और पाकिस्तान एक मजबूत और तगड़ा मुल्क बनेगा। एजाज साहब, इस पूरे मार्के में अवाम कौम बन गई, अपोजिशन जमातें हों, कोई भी हो, सब ने अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, और जिससे एक पूरी दुनिया में तासर गया है कि जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत पेश आएगी तो अफवाज पाकिस्तान के साथ 24 करोड़ अवाम खड़े होंगे। एक यकजहती ऐसी बन गई कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। अब क्या हुकूमत इस यकजहती को कायम रखेगी, तोड़ देगी, क्या होगा? देखिए, मैं तो एक सजेशन दे सकता हूँ कि इस मार्के के बाद, ये कुदरती हुआ, देखें कई जगह ऐसे मौजे हो जाते हैं, कोई कुदरत इंटरवीन करती है, डिवाइन इंटरवेंशन होती है। ये डिवाइन इंटरवेंशन थी कि कौम को इकट्ठे करना था। ये बिखरी हुई कौम पिछले 2-3 सालों से बिल्कुल बिखरी हुई कौम थी, अपने ही लोग अपने खिलाफ बोल रहे थे। अल्लाह ताला ने एक मौका दिया और हुकूमत का अपर हैंड है। मेरा ख्याल है इस वक्त जो देखने में आया है कि ये कौम भी मुत्तहद हो गई है, यकजा हो गई है।
ये वक्त है जब एक जेस्चर दिखाने का, सबको साथ बिठाने का, एक रिकन्सिलिएशन की बात करने का, एक कदम आगे बढ़ाने का, और जो मामलात हैं आपस के उनको हल करें और कौम को यकजा और मुत्तहद करें, क्योंकि दुश्मन कभी भी कुछ कर सकता है तो बाद में फिर करने के क्या फ़ायदा होगा। मैं समझता हूँ ये वक्त है जो अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है कि मुल्क जो है अवाम इकट्ठी हो गई है, अब आप लोग भी थोड़ा सा रिकन्सिलिएशन की तरफ। लेकिन ख्वाजा आसिफ तो इस मौके पे कहते हैं कि क्या वजह है कि बानी PTI को रिलीफ दिया जाए। ख्वाजा आसिफ ने तो और भी बहुत सी बातें की हैं जो कि अल्लाह ताला, मैं कहता हूँ उनको हिदायत दे कि मुल्क का भी जो भी हिंदुस्तान का टीवी उठा के देख लें उन्हीं का बयान सामने आता है। सोच कर बोलना चाहिए, बोलने के बाद नहीं पछताना चाहिए। अच्छा, इसमें इस बात में कितनी हकीकत है कि इस सारे मार्के के दरमियान बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से भी रब्ता रहा? देखिए इस बारे में क्योंकि मैं प्रीवी नहीं हूँ तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन उनके जो बाकी साथी थे उनके साथ राब्ते में रहे हैं सब, और मेरा ख्याल है कि वो पैगाम भी जाता रहा। प्राइम मिनिस्टर ने भी एक अच्छा जेस्चर दिया था पार्लियामेंट के अंदर। अगले दिन स्पीकर को चाहिए था कि जब वो कह गए थे स्पीकर साहब आप बुला लें इनको, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, तो एक मीटिंग बुला लेनी चाहिए थी, मामला जो है वो बहुत बेहतर हो जाता। लेकिन उसके अगले दिन तो ये भी हुआ है ना कि उनकी मुलाकात जो का एक दिन था उस पर जो हुआ वो आपके सामने है। ये देखें, ये बातें तो फिर होती रहती हैं ऐसे मामलात में, इनसे बालातर होकर सोचना पड़ेगा। लेकिन क्या आप देखते हैं कि मुस्तकबिल करीब में ये कोई पॉलिटिकल सीज फायर हो सकता है, ये मंजरनामा बेहतर हो सकता है? एक तो ये कि ख्वाहिश है, एक सर इशारे भी दिखाई देते हैं। देखिए मैं तो अभी इशारों की बात नहीं करूंगा, मैं तो ख्वाहिश की बात करूंगा कि अच्छा मौका है इसमें रिकन्सिलिएशन का, रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए और अदालतें अपना काम करती रहें, बाकी मामला अपने होते रहें। जिन लोगों के साथ कुछ ज्यादती हो रही है वो ज्यादती उनके साथ नहीं होनी चाहिए। ख़ास तौर पे उनके जो बुजुर्ग रहनुमा हैं वो जेल में हैं, उनके साथ थोड़ी नज़रसानी करनी चाहिए और मामलात को आगे लेके जाना। अच्छा, बजट आ रहा है एजाज साहब, आप लोगों की तनख्वाहें तो बढ़ गई, वज़रा की तनख्वाहें भी बढ़ गई, अवाम को कैसा बजट दे रहे हैं? बजट इस वक्त तो IMF बनाएगा, पाकिस्तान जिस दिन बजट बनाएगा उस दिन बात करेंगे कि किसको क्या रिलीफ मिल रही है। अभी तो ऐसी ठोक ठाक के तो ये जो तनख्वाहें बढ़ती हैं वज़रा की, ये भी IMF के कहने पे बढ़ती हैं? ये IMF को बताया जाता है कि बड़े गरीब लोग हैं, इनके गुजारा नहीं हो रहा। तो हमारे बारे सर अमीर बताया जाता है कि सारा टैक्स हमसे ही लेना है। तो मुझे बताइए, मैं भी अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा भेजना चाहता हूँ, बाकी लोगों से भी कहता हूँ, क्यों गरीब लोग हैं ना, गरीबों को तो देना चाहिए। बाकी सारे जो हैं जो जबरी टैक्स देते हैं, या फिर पेट्रोल की मद में, या बिजली की मद में, या गैस की मद में, या फिर सैलरीड क्लास की मद में, वो है जबरी टैक्स। बाकी अवाम का तो अल्लाह ही हाफिज है। मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा कुछ कोशिश करके एक अच्छा बजट बनाएंगे और कुछ रिलीफ देने की कोशिश। सर आप समझते हैं कि जिस तरीके से भारत ने फौरी तौर पे IMF से रुजू करके ये कहा कि आपको नज़र सानी करनी चाहिए, लेकिन कोई नज़र सानी ना हुई, पाकिस्तानी हवा बैनुल-अक़वामी सतह पे ऐसा बन गया था कि फौरी तौर पे वो जो बकिया रकम थी वो ट्रांसफ़र कर दी गई, क्या ये मुमकिनात में से है कि टर्म्स एंड कंडीशंस पे भी नज़र सानी हो सकती? मेरा ख्याल है बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ट्रंप के रिसेंट बयान जो आपने देखे हैं, जब ट्रेड की बात करता है, पाकिस्तानी ब्रिलियंट पीपल, और मैं ट्रेड करूंगा इनके साथ, थोड़ा सा इंडिया को उसने थोड़ा सा दबाया भी है। उसने कहा अच्छे मेरे तुम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, हम चाइना के खिलाफ तुम्हें खड़ा कर रहे हो, पाकिस्तान से चुपेड़े का खा रहे हो। तो मेरा ख्याल है कि ट्रंप का भी ज़हन अब थोड़ा सा बदला है। पॉलिसी अब तब्दील हो रही है, तो उस तनाजुर के अंदर पाकिस्तान की पोजीशन भी तब्दील होती दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।